हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूरोपीय महाद्वीप के मानचित्र का अध्ययन करेंगे कि यूरोप में क्या क्या चीजें हैं, है ना। फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों को देखेंगे। इसके लिए आपके पास यूरोप का मानचित्र होना चाहिए और उस पर आप देखते हुए चलेंगे जैसे जैसे मैं बताता हो जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूरोपीय महाद्वीप का वर्णन। जर्मनी में निर्मित कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है। इस नहर के समीप बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित कील बंदरगाह जर्मनी में डेयरी उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहीं उत्तरी सागर के तट पर हेम्बर्ग जर्मनी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। उत्तरी सागर के महाद्वीपीय मंग्न तट को डोगर बैंक कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोगर बैंक कहते हैं, जो विश्व स्तर पर मछलियों के उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का यह क्षेत्र प्राकृतिक गैस के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। डोवर जल संधि फ्रांस को यूके से अलग करती है, जबकि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को को स्पेन से अलग करती है, जबकि उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस जल संधि के समीप मोरक्को में स्पेन का क्यूटो, जबकि स्पेन में यूके का जिब्राल्टर बंदरगाह है। उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करने का एकमात्र समुद्री मार्ग होने के कारण इसे भूमध्य सागर की चाबी भी कहते हैं। बोलिफेशियो जल संधि फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को इटली के सार्डिनिया द्वीप से अलग करती है, जबकि भूमध्य सागर को टेरिनियन सागर से जोड़ती है। मेसिना जल संधि सिसिली द्वीप को इटली के प्रायद्वीप से अलग करती है, जबकि टेरेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। टोरंटो जल संधि इटली के प्रायद्वीप को बाल्कन प्रायद्वीप के ग्रीस और अल्बानिया से अलग करती है। वहीं टोरंटो की खाड़ी और एड्रियाटिक सागर को जोड़ती है। डार्डेनस जल संधि एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। वहीं बॉस्फोरस जल संधि मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। ये दोनों ही जल संधि तुर्की के इस्तांबुल को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है। तुर्की के जो अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है, तुर्की के इस्तांबुल को अनातोलिया प्रायद्वीप से अलग करती है। कर्च जल संधि यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है, जबकि काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है। अब इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप क्या क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे विस्तुला रिवर के बारे में, फिर ओडर रिवर, फिर एल्ब, वेसर, राइन, सिल्ड, सीन, लोयर, गोडर, ड्यूर, टोगस, ग्वाडरकुबर, इब्रो, रियोन, टाइबर, पो, डोन, नीपर, निस्टर और डेन्यूब रिवर। इन सब रिवर्स के बारे में जानेंगे, है ना। विस्तुला पोलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास बाल्टिक सागर में होता है। इस नदी के तट पर वारसा पोलैंड की राजधानी होने के साथ वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जब वस्त्र उद्योग को स्थापित करना लाभदायक नहीं रह गया, तब इस उद्योग का विकेंद्रीकरण किए जाने के कारण लॉर्ड्स में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसलिए लॉर्ड्स को पोलैंड का मैनचेस्टर भी कहते हैं। विस्तुला नदी के अपवा में साइलेशियन बेसिन कोयला के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कोयला की उपलब्धता के कारण ही कारकाव में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है। ओडर नदी पोलैंड तथा जर्मनी की सीमा से होते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। एल्ब पूर्वी जर्मनी की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास उत्तरी सागर में होता है। इस नदी के मुहाने के समीप हेम्बर्ग बंदरगाह अवस्थित है। इसकी सहायक स्प्री नदी के तट पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन अवस्थित है। एल्ब नदी के तट पर अवस्थित ड्रेस्डिन चीनी मिट्टी के बर्तन के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जर्मनी की वेजर नदी का निकास भी उत्तरी सागर में होता है। इस नदी के तट पर ब्रेमेन जर्मनी के कागज उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स
पर्वत से निकलने वाली राइन नदी के अपवाद क्षेत्र का संबंध जर्मनी के कोन्सेंस झील से है। ये नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस के वासेस पर्वत के मध्य निर्मित भ्रंश घाटी से गुजरती है। ये दोनों ही पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा से होते हुए नीदरलैंड में प्रवेश करती है, जहां इसका निकास उत्तरी सागर में होता है। ये विश्व की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है, जबकि इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित रोटरडम यूरोप का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। रोटरडम से एम्स्टर्डम तक के सन्न नगरीय प्रदेश को रेन स्टेड हॉलैंड कहते हैं। राइन की सहायक रूर नदी कोयला के भंडार की दृष्टि से जर्मनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ कोयला की उपलब्धता के कारण ही एसन में लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। राइन नदी बेसिन जर्मनी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होने के साथ सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश भी है। यहाँ रसायन और ऑटोमोबाइल उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस नदी के तट पर स्टटगार्ट ऑटोमोबाइल उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सेल्ट बेल्जियम की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका निकास उत्तरी सागर में होता है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित एंटवर्प यूरोप में उत्तरी सागर के तट पर अवस्थित बंदरगाहों में दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जो विश्व स्तर पर हीरे को काटने और पॉलिश करने का एक प्राचीन और प्रसिद्ध केंद्र भी है। सीन नदी फ्रांस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो इंग्लिश चैनल में गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप ली हार्वे बंदरगाह है। यह नदी बेसिन फ्रांस में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र होने के साथ सर्वाधिक विकसित औद्योगिक क्षेत्र भी है। यहाँ बाजार पर आधारित उद्योग का अधिक विकास हुआ है। सीन नदी के तट पर अवस्थित पेरिस विश्व स्तर पर सौंदर्य प्रसाधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। फ्रांस की लायर और गेरोनी नदी का निकास बिस्के की खाड़ी में होता है। लायर नदी के तट पर अवस्थित नेंटिस कागज उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। गेरोनी नदी के तट पर बोर्डियक्स शराब उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वहीं टोलुस वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्पेन से निकलने वाली ड्यूरो और टोगस नदी पुर्तगाल से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। ड्यूरो नदी के मुहाने के समीप पोर्टो बंदरगाह पुर्तगाल में पोर्ट वाइन के निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। टोगस नदी के तट पर अवस्थित लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी से होते हुए पुर्तगाल की राजधानी होने के साथ एक बंदरगाह शहर भी है। कौन? लिस्बन। ग्वादरकूबर नदी स्पेन की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कार्डिज की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? कार्डिज की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर अवस्थित सेविले यूरोप का सबसे गर्म स्थान है। वहीं इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित कार्डिज कार्क ओक के निर्यात की दृष्टि से यूरोप का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। बिस्के की खाड़ी के तट पर अवस्थित कैंटाब्रियन पर्वत से निकलने वाली एब्रो नदी स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप से होते हुए वलेंसिया की खाड़ी में गिरती है। स्पेन की नदियों में भूमध्य सागर में गिरने वाली यह एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने वाली रोन नदी के अपवाद क्षेत्र का संबंध जेनेवा झील से है। यह नदी स्विट्जरलैंड के बाद फ्रांस में लियोन और मार्सली से होते हुए लियोन की खाड़ी में गिरती है। फ्रांस की नदियों में भूमध्य सागर में गिरने वाली यह एकमात्र नदी है। लियोन को फ्रांस का सिल्क सिटी कहते हैं। भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित मार्सली रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पेरिस के बाद फ्रांस में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ खनिज तेल शोधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित यूरोप के बंदरगाहों में सबसे व्यस्त बंदरगाह है। लिगुरियन सागर के तट पर अवस्थित जिनुआ इटली में जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इटली के एपेनाइस पर्वत से निकलने वाली टाइबर नदी, कौन सी नदी? एक सेकंड। टाइबर नदी इटली की राजधानी रोम और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी से होते हुए टिरियन सागर में गिरती है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने वाली पो नदी लोम्बार्डी के मैदान से होते हुए एड्रियाटिक सागर के वेनिस की खाड़ी में गिरती है।
पो नदी बेसिन का अपवाद क्षेत्र इटली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र से होने के साथ सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश में भी है। यहाँ मिलान सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसे इटली का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ट्यूरिन को इटली का डेट्रॉइट कहते हैं क्योंकि ये ऑटोमोबाइल उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पो नदी के मुहाने पर अवस्थित वेनिस विश्व स्तर पर हस्तशिल्प उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र है। लोम्बार्डी का मैदान यूरोप में चावल की कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पो नदी बेसिन का आर्थिक और सामाजिक महत्व अधिक होने के कारण इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। इटली की गंगा किसे बोलते हैं? पो नदी को कहते हैं। डान रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका निकास अजोव सागर में होता है। डोनेट्स या डोनबास इटली की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यूक्रेन में यह नदी बेसिन कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला की उपलब्धता के कारण ही किरवई राग में लौह इस्पात उद्योग को स्थापित किया गया है। नीपर यूक्रेन की एक महत्वपूर्ण नदी है जो काला सागर में गिरती है। इस नदी के तट पर यूक्रेन की राजधानी कीव अवस्थित है। प्रीपेत इसकी एक सहायक नदी है। इस नदी के द्वारा निर्मित जलभराव क्षेत्र को प्रीपेत मार्श कहते हैं जो यूरोप का सर्वाधिक विस्तृत जलभराव क्षेत्र है। नीस्टर मोल्डोवा की एक महत्वपूर्ण नदी है जो यूक्रेन से होते हुए काला सागर में गिरती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया में प्रवेश करती है जहां इस नदी के तट पर लिंच और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना अवस्थित है। यह नदी स्लोवाकिया और हंगरी की सीमा से होते हुए हंगरी के मैदान में प्रवेश करती है जहां इस नदी के तट पर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है जो विश्व का एक जुड़वा शहर है। हंगरी में समशीतोष्ण घास के मैदान को पुस्ताज कहते हैं जहां बालाटल झील अवस्थित है। डेन्यूब नदी क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया और बुल्गारिया से होते हुए काला सागर में गिरती है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध यूक्रेन से भी है। ये विश्व की एक ऐसी नदी है जो सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र का संबंध समशीतोष्ण घास के मैदान से होने के कारण इसे ग्रीन नदी भी कहते हैं। रूस के कोला प्रायद्वीप पर अवस्थित मरमांस जो बंदरगाह है आर्कटिक महासागर का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। उच्च अक्षांशीय प्रदेश में अवस्थित होने के बावजूद गर्म समुद्री जलधारा के प्रभावशील यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है जिसके कारण ही यह बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। ओनेगा, डमीना, मेजेन और पिचोरा यूरोपीय रूस की नदियां हैं जिसका निकास आर्कटिक महासागर में होता है। इन नदियों में पिचोरा नदी बेसिन कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशाओं के प्रतिकूल होने के कारण ही आर्थिक दृष्टि से कोयला का दोहन करना एक कठिन कार्य है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रूस के ट्रांस वोल्गा मैदान से होते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। इस नदी के द्वारा निर्मित डेल्टाई मैदान यूरोप का सबसे नीचा स्थान है। रूस में इस नदी बेसिन का क्षेत्र खनिज तेल और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी का निकास कैस्पियन सागर में होता है। ये नदी यूरोप और एशिया महाद्वीप की प्राथमिक विभाजक भी है। कौन? यूराल पर्वत। अब इंपोर्टेंट माउंटेन ऑफ यूरोप कौन कौन से? पहले स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, नॉर्वे स्पेन में क्योजन माउंटेन है, यहाँ पे मैग्नेटाइट प्राप्त होता है। स्वीडन में किरोनो गैलीवारो क्षेत्र है, ये खनन क्षेत्र के लिए फेमस है। फ्रांस स्पेन की सीमा पर पेरिनीस पर्वतीय क्षेत्र में एंडोरा एक देश है ना, एंडोरा देश अवस्थित है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी है ना। इसकी एक चोटी है माउंट ब्लैंक। स्विस प्लेट्यू, जिनेवा झील है ना, राइन, रो और पो नदियां अवस्थित है। आइबेरियन प्रायद्वीप पेनिनसुला है ना, स्पेन में बे ऑफ बिस्के है ना, स्पेन में सियरा मोरेना, सियरा नवेदा, वेटिकन कोर्डिलेरा ये है। इटली के प्रायद्वीप पर अपेनिस पर्वतीय क्षेत्र, नेपल्स के समीप माउंट विसियस है। टाइबर एक नदी है यहाँ पे, अपेनिस पर्वत से निकलती है।
बाल्कन प्रायद्वीप में एडियाटिक सागर पे डिनारिक आल्प्स है ना। आयोनियन सागर के पास पाइनेस पर्वत है। तट से दूर बाल्कन पर्वत, नॉर्थ ट्रांसवीडियन आल्प्स, कारपेंथन आल्प्स यूक्रेन में, ठीक है। ये यूराल पर्वत है ना। ये यूरोप और एशिया का जो प्राकृतिक विभाजक है ना। यूराल पर्वत और माउंट एल्ब्रूस है यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम है उसका? माउंट एल्ब्रूस। अब ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए इन शहरों में मॉस्को, टूला, इवानोव है ना, मैग्निटोस्क, नोवोसिबिर्स्क, इरिस्क से होते हुए व्लादिवोस्तोक है ना, रूस के पूर्वी तट तक जाती है। कहां से? सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए काफी लंबी दूरी तय करती है। सेंट पीटर्सबर्ग फिनलैंड की खाड़ी के तट पर अवस्थित ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है। मॉस्को के बाद रूस का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह होने के साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मॉस्को टूला क्षेत्र विश्व स्तर पर लिग्नाइट कोयला के भंडार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह रूस का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ बाजार पर आधारित उद्योगों में वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। जब यहाँ वस्त्र उद्योग को स्थापित करना लाभदायक नहीं रह गया, तब इस उद्योग का विकेंद्रीकरण किए जाने से इवानोव में वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इसलिए ही इवानोव को रूस का मैनचेस्टर भी कहते हैं। ये रशियन नेम है, इसलिए इनको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। यूराल पर्वतीय क्षेत्र में कोयला को छोड़कर अन्य धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण ही लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेलवे का एकटेनबर्ग सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। निजहुटगल, मैग्निटोगोर्स्क अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। नोवोसिबिर्स्क साइबेरिया में ट्रांस साइबेरिया रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसे साइबेरिया का शिकागो भी कहते हैं। विश्व की सबसे गहरी बैकाल झील के तट पर इरिट्स्क अवस्थित है। ये फ्रांस साइबेरियन रेलवे का स्टेशन होने के साथ साइबेरिया का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। प्रशांत महासागर में जापान सागर के तट पर अवस्थित व्लादिवोस्तोक ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी जंक्शन है, जो एशियाई रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। तो इसके साथ ही हमने यूरोप का पूरा मैप देख लिया है। एशिया का मैप हम अगले वाले वीडियोस में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।